So, good evening, team members. Welcome back to one of our sessions on environmental safety. So, let me know when to start. I hope some more members are yet to join. Good evening, Venkatesh. Good evening, sir जी. सब लोग आने फाइव से मिनट्स हो मुझे गए। बता दीजिए. जी, मेरा आवाज आ ओके रहा है? ओके, आवाज आ रहा है आवाज। जी. तो सब लोग आने के बाद मुझे बता दीजिए, then I'll start. ओके। সৌরদীপ, এখানে দেখাচ্ছে তোমার সাম পিপল আর আউটসাইডার অর্গানাইজেশন। তো এটাকে অ্যালাউ করে দাও না, কোনো অসুবিধা নেই। অনেকজন বাইরে থেকেও রেজিস্ট্রেশন করিয়েছে।
वेंकटेश जी प्लीज स्टार्ट। ओके राजकुमार जी, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग द कंफर्मेशन। तो सभी हमारे दोस्तों का नमस्कार। और संडे के शाम पे मैं आप सब लोगों को स्वागत करता हूँ कि इस ट्रेनिंग ऑन एनवायरमेंटल सेफ्टी। ओके, सो एनवायरमेंट सेफ्टी बोलने से सबसे पहले मन में आएगा कि क्या क्या चीज़ हमने कंसिडर करना है ना। अदर इट इज़ अ फैक्ट्री और कोई इंडस्ट्री हो जाए, या कंस्ट्रक्शन बिजनेस हो जाए, तो किसी तरफ का एक एक बिजनेस का भी कैसे एनवायरमेंटल रूल्स और लीगल लेजिस्लेशंस कैसे हो सकता है, व्हाट आर द थिंग्स एंड कंसर्न्स हमने इसमें इंश्योर करना है कि ऐसे बहुत सारे डाउट्स बहुत सारे ऑडिटर्स के पास भी हो सकता है। आई मीन अपकमिंग जितने भी ऑडिटर्स होंगे उनका ये डाउट क्लैरिफाइंग सेशन जैसे ये होगा। सो एक छोटा सा सेशन है। इट मेजरली फोकसेस ऑन लीगल रिक्वायरमेंट विथ रिस्पेक्ट टू एनवायरमेंटल सेफ्टी। तो वही इसमें मेजर टॉपिक है, बिकॉज वंस एक बार हमको लीगल रिक्वायरमेंट देखने से ही फिर पता चलेगा कि उस पे हम एनवायरमेंटल फीचर्स में क्या क्या देखना है और क्या किस किस पे ख्याल रखना है। तो ऑल दोज थिंग्स आर बाउंडेड विथ रिस्पेक्ट टू लीगल रिक्वायरमेंट ओनली, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट। सेकेंड थिंग इज, बहुत सारे फैक्ट्रीज और इंडस्ट्रीज और कॉरपोरेट सेक्टर्स में ऐसे हो गया है कि नॉट ओनली फॉर लीगल बाइंडिंग्स बट ऑल्सो उनका एक खुद का एक ख्याल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जा रहा है अभी, सो दैट कीपिंग द एनवायरनमेंट क्लीन एंड अवेलेबल फॉर एवरीबडी। तो ये एनवायरनमेंट सेफ्टी इज अ सबसे बहुत इम्पोर्टेंट और रिक्वायर्ड चैप्टर है हम सबका जिंदगी में, है ना। So that is the background of this particular class segment. So I'm taking this class. My name is Venkatesh. So I'm a QHSC consultant as well as a EMS lead auditor. So ISO 45000 14001 भी कर सकते हैं इसके बारे में. So where you will have environmental management systems also. That is ISO 1. Okay, so let's go inside. So first of all हमको question आएगा कि why this is required. सो फर्स्ट ऑफ ऑल ये बहुत सिंपल की आंसर है, वेयर वी ऑल लिव इन, है ना। सो ये ऑल में हर लिविंग बीइंग्स, है ना, जितने भी आई मीन लिविंग थिंग्स है, लाइक फ्रॉम प्लांट्स, ट्रीज, एनिमल्स, है ना, इंसेक्ट्स एंड एवरी लिविंग थिंग्स इन द वर्ल्ड, हम सभी इसी जगह पे है एंड वी ऑल लिव ऑन इट। तो सिर्फ हमारे लिए कस्टमाइज करना एनवायरनमेंट को वो बहुत खतरनाक हो जा रहा है, एंड वी नीड टू गिव अ क्लीनर एनवायरनमेंट फॉर एवरीबडी। सो टू स्टॉप ओवर यूसेज ऑफ रिसोर्सेज एंड टू प्रिवेंट डिप्लीशन, तो ओवर एक्सप्लॉइटेशन भी हमने रुकना है और डिप्लीशन को भी कम करना है। सो डिप्लीशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज में एयर, वाटर, है ना, जितने भी हमको हमको जैसे मिल रहे हैं बाकी जीवन को भी मिलना चाहिए। ओके, सो वी आर नॉट इन पावर टू डू ऑल दिस अनएथिकल थिंग्स, है ना, तो वो कैसे रुकवाएंगे। थर्ड एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, टू प्रिवेंट पोल्यूशन एंड हार्म टू द एनवायरमेंट, तो कैसे करें और क्या करें। तो ओके, सो दिस इज द मेजर कंसर्न हियर। तो इस प्रकार में हमारे भारत सरकार ने क्या किया, सो दे हैव फॉर्म्ड मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंटल एंड फॉरेस्ट्री, है ना। फर्स्ट पहले था MOEF, है ना, मगर उसमें फिर क्या कर लिया, MOEF और क्लाइमेट चेंज CC, MOEF-CC भी ऐड कर लिया, बट दिस इज नॉट मेंशन्ड एवरीवेयर, बट इट इज MOEF-CC, दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट्री एंड क्लाइमेट चेंज। तो क्लाइमेट को भी यहाँ पे भारत सरकार ने अंदर रख दिया है। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल सी व्हाट आर ऑल द लीगल रिक्वायरमेंट और लेजिस्लेशंस अवेलेबल विद रिस्पेक्ट टू एनवायरमेंट सेफ्टी। इतने सारे हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम आवर एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986, और फिर वाइल्ड लाइफ एक्ट 1972, उसके बाद वाटर एक्ट तो बहुत सारे लोगों को तो पता है ना, कंट्रोल एंड प्रिवेंशन ऑफ पोल्यूशन, वाटर एक्ट। सिमिलरली एयर एक्ट भी है 1981, और उसके बाद में हमारे ओजोन डिप्लीशन सब्सटेंसेस रूल्स 2000, फिर पब्लिक लायबिलिटी इंश्योरेंस एक्ट 1991, फिर कोस्टल रेगुलेशन जोन्स 2018, उसके बाद में एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट 2001, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट 2002,
नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल 2010, फिर कंपनसेटरी अफॉरेस्टेशन फंड एक्ट 2016, फिर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट 2002, ऐसे बहुत सारे लेजिस्लेशंस यानी एक्ट्स पास हो गया, एक्ट्स एंड रूल्स, गाइडलाइंस। ये इसमें बहुत सारे एक्ट्स एंड रूल्स ही मेंशन हुआ है, मगर गाइडलाइंस बहुत है, बहुत बहुत है इसमें। फॉर एग्जांपल एज यू कैन सी, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन रूल्स में बहुत सारे अमेंडमेंट्स हुआ है। 1986 में फॉर्म हुआ था व्हेन द एक्ट वाज बीन फॉर्म, मगर उसके बाद में 92, 1993, फिर 2020, 2021, इन सभी में अमेंडमेंट्स हुआ है ना। करेंटली सिक्स्थ अमेंडमेंट तक हुआ है 2021 पे। सो किस प्रकार में क्या करना है, क्या नहीं करना है, सो ऑल दीज थिंग्स आर बीन डिटेलली गिवन ऑन दी अमेंडमेंट पार्ट। और किस चीजों को किसके लिए अपडेट करते हैं, और क्या कंसिडरेशन अभी नया करना है, ऐसे हर एक एक रूल्स में भी ये अमेंडमेंट में वेरी क्लियरली लिखा जाएगा ऑन द डॉक्यूमेंट। सो आई रिक्वेस्ट ईच एंड एवरी वन ऑफ यू टू गो थ्रू दीज एक्ट्स एंड रूल्स इफ ऑन योर स्पेयर टाइम, है ना, सो दैट आपको क्लियर पिक्चर मिलेगा कि क्या क्या चीज है। सो हमको सारे चीज पूरे पॉइंट्स पढ़ने के लिए टाइम नहीं है, बट व्हाट वी विल डू इज we'll just highlight some of the key important legal legislations with respect to environmental safety। उसमें हमने एक मेजॉरिटी पॉइंट्स क्या क्या दिया है, वो कंसर्न्स क्या है, वो यहाँ पे आज देखेंगे। So starting with our Wildlife Protection Act, और सिंपली कॉल्ड एज WPA, है ना, शॉर्टली फॉर्म। इट ये जो हुआ है 1972 पे हुआ है। इसमें टोटल शेड्यूल्स जो है, इसमें 6 शेड्यूल है। ओके, सो शेड्यूल्स किस लिए बना हुआ है, बिकॉज ऑफ पहले बहुत सारे हंटिंग वगैरह हुए थे, इलीगल हंटिंग एंड पोचिंग, है ना, लाइक एलिफेंट्स का टस्क के लिए, आइवरी के लिए, है ना, या टाइगर्स का स्किन के लिए, ऐसे बहुत सारे इलीगल हंटिंग वाज हैपनिंग ऑफ ऑल द वाइल्ड लाइफ। तो उनको प्रोटेक्ट करने के लिए ये ले आया था। सो शेड्यूल 1 एंड 2, तो उसमें क्या है, एब्सोल्यूट प्रोटेक्शन और ऑफेंसेस आर कंसिडर्ड अंडर हाईएस्ट पेनल्टी दिया जाएगा। उसके बाद में शेड्यूल 3 एंड शेड्यूल 4 आर ऑल्सो प्रोटेक्टेड, मगर उसमें पेनल्टीज आर मच लोअर। तो ये शेड्यूल 1, 2, 3, 4, 6 तक जो है, उसमें वाइल्ड लाइफ, किस वाइल्ड लाइफ उसमें कैटेगराइज हुआ है। शेड्यूल 1 में किन किन का एनिमल और जानवर है, शेड्यूल 2 में किस किस का है, तो दे हैव गिवन ऑल द शेड्यूल्स टिल शेड्यूल 1 to शेड्यूल 6। तो उसमें शेड्यूल 1 का एकदम हाईएस्ट पेनल्टी है, शेड्यूल 3 एंड 4 के लिए पेनल्टी थोड़ा कम है, शेड्यूल 5 में हंटिंग के लिए कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, दे हैव अलाउड इट, क्योंकि उसमें कॉमन क्रोस, फ्रूट बैट्स, रैट्स, माइस, क्योंकि उसको वर्मिन लिया जाएगा एंड इट कैन बी हंटेड फ्रीली। और जिसमें एंडेमिक प्लांट्स जो है शेड्यूल 6 में रखा है, विच आर प्रोहिबिटेड फ्रॉम कल्टीवेशन एंड प्लांटिंग। ओके, फॉर एग्जांपल जैसे कैनबिस, है ना, ऐसे कैनबिस जैसे एक्सेट्रा बहुत सारे प्लांट्स है, तो उन जैसे प्लांट्स को एंडेमिक प्लांट्स में रखा है एंड इट हैज बीन प्रोहिबिटेड फ्रॉम कल्टीवेशन एंड प्लांटिंग। ओके, सो दिस इज जस्ट अ जिस्ट ऑफ वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। और इस WPA के साथ ही स्टैट्यूटरी बॉडीज फॉर्म हुआ है, नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ एंड स्टेट वाइल्ड लाइफ एडवाइजरी बोर्ड्स, फिर सेंट्रल जू अथॉरिटी, वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो, फिर नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी। ऐसे स्टैट्यूटरी बोर्ड इस WPA के माध्यम से ही बनाया था। ओके, सो ये अभी इतने चार नहीं है, और भी बहुत सारे चीज बना दिया है, बट आई एम जस्ट गिविंग यू द ग्लिम्स ऑफ व्हाट इज WPA as on 1972। Next comes the most important and most vital for survival is our Water Act 1974, है ना। वाटर एक्ट में प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन, है ना, एक्चुअल फर्स्ट ऑफ ऑल कंट्रोल आएगा, फिर प्रिवेंशन आएगा, और विच एवर द वे इट इज, बट इट हैज टू बी प्रिवेंटेड, पोल्यूशन को प्रिवेंट करना ही है। सो इस एक्ट के रूप से ही हमको पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड इनेक्ट हुए। ओके, और ये पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड दो तरीके से खेलेगा, एक सेंट्रल से और एक स्टेट से। ओके, बिकॉज वाटर एक्ट पहले एम्पावर कर रहा है,
और किसके लिए एम्पावर कर रहा है ये पीसीबी को? टू एनफोर्स एफ्लुएंट स्टैंडर्ड्स, किसमें कितने एफ्लुएंट तक हो सकता है, व्हाट इज द मैक्सिमम लिमिट, परमिसिबल लिमिट कितना है, मिनिमम इतने ऑक्सीजन लिमिट कितने रहना चाहिए, ऐसे जो भी रिक्वायरमेंट है वो यहाँ पे पूरी कराएगा। दे आर फॉर्मुलेटिंग इट हियर। वो फॉर्मुलेट होने के बाद दे कंट्रोल और एंड ऑल्सो प्रिवेंट द पोल्यूशन बाय मीन्स ऑफ एफ्लुएंट। और एफ्लुएंट से जैसे नॉर्मल वाटर रिसोर्स जो पोल्यूशन ना हो जाने चाहिए, तो ऐसे ना होने के लिए क्या क्या निवेदन रखना है वो सारी चीज यहाँ पे रखाएंगे विथ रिस्पेक्ट टू रूल्स ऑल्सो। तो सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड क्या करेगा? जैसे मानिए पॉलिसीज फॉर्म करेगा, उसके बाद वाटर पोल्यूशन के लिए क्या नहीं करना है, क्या कर सकते हैं वो डिसाइड भी करेगा। और बाकी सारे स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से दे विल कोऑर्डिनेट, है ना, वो भी हो सकता है। और स्टेट का क्या पावर है? स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का सिंपल का फंडा है कि सीवेज कंट्रोल करना है, इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट डिस्चार्ज को जैसे माध्यम से डिस्चार्ज और अप्रूवल, रिजेक्ट और कंसेंट को रेन्यू करना या रिवाइज करके कैंसिल करना, जो करना है सब स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ही कर सकते हैं, सेंट्रल के पास नहीं जाएगा। एंड द सेम अप्लाइज फॉर द एयर एक्ट, द एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट 1981। और इसमें भी द थिंग्स लाइक स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड एज वेल एज सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड प्लेज ए इंपॉर्टेंट रोल। और इसमें एमिशंस, है ना, फैक्ट्री एमिशंस हो, व्हीकल एमिशंस हो, फॉर एग्जांपल एनी काइंड ऑफ इंजन्स, कंबशंस, इंडस्ट्रीज, व्हीकल, पावर प्लांट्स, तो उनमें से क्या है, कार्बन मोनोऑक्साइड हो सकता है, सल्फर डाइऑक्साइड हो सकता है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड हो सकता है, और एनी काइंड ऑफ वीओसीज भी हो सकते हैं, वॉलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, है ना। और किसी तरह से टॉक्सिक सब्सटेंस भी हो वो भी यहाँ पे मेंशन किया जाएगा, और उसका लिमिट बताया जाएगा कि व्हाट शुड बी द लिमिट एंड अबव विच क्या डिस्चार्ज नहीं हो सकते हैं, और इट शुड नॉट बी एमिटेड। तो इस माध्यम से क्या हो रहा है, इवन द कंट्रोल ऑफ एयर पोल्यूशन गाइडलाइंस आल्सो दिया है 2025 में, recently it has been introduced. And next comes our Environment Act 1986. तो ये पास हुआ था आफ्टर अवर भोपाल गैस ट्रेजेडी, मेथिल आइसोसाइनाइड, है ना, ऑन दिसंबर 1984। इसको बेसिस रख के ही हमको ये चाहिए करके दिस हैज बीन फॉर्म। सो इस पे मेजरली 4 चैप्टर्स है ना। चैप्टर 1 इज वेरी प्रिलिमिनरी, क्या करना है, कौन करेगा, है ना। नेक्स्ट विल बी जनरल पावर्स ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, क्या कर सकते हैं, क्या क्या नियम बना सकते हैं। एंड एक थर्ड विल बी द प्रिवेंशन, कंट्रोल एंड अबेटमेंट ऑफ एनवायरमेंटल पोल्यूशन, क्या क्या निवेदन और कहाँ कहाँ पे रूल एस्टैब्लिश होगा, और किस किस इंडस्ट्री पे किस माध्यम से एस्टैब्लिश होगा, ऐसे सारे डिटेल्स एक्ट में बताया। एंड लास्ट चैप्टर 4 इज विल बी मिसलेनियस। तो ये उसी पे बताया। और इसके माध्यम से, एनवायरमेंटल एक्ट के माध्यम से जो स्टैट्यूटरी बॉडी बनाया था वो है जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी, और इसके साथ में नेशनल कोस्टल जोन मैनेजमेंट अथॉरिटी, है ना। अभी ऐसे वो कन्वर्ट हो गया नेशनल गंगा काउंसिल अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति, है ना, वाटर रिसोर्स। तो उस पे अभी गंगा काउंसिल हो गया। एंड नॉट ओनली दैट, 1986 में जैसे एनवायरमेंट का एक्ट बना, तो एनवायरमेंट का रूल्स भी है, और उसमें चैप्टर 3 से चैप्टर 14 तक है। चैप्टर 1 एंड 2 आर प्रिलिमिनरी डिटेल्स, तो उसमें कौन करेगा, इवन ग्लॉसरी, दी टर्म्स एंड डेफिनेशंस, तो वो सब है चैप्टर 1 एंड 2 में। चैप्टर 3 स्टैंड्स फॉर अवर कितना स्टैंडर्ड्स हो जाना चाहिए एमिशंस के लिए, और पोल्यूटेंट्स का कितना रेंज तक हो सकते हैं। और चैप्टर 4 जो है डायरेक्शंस, किस 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 स्थिति के लिए किस किस से मिल सकते हैं, और whichever provisions and all, where to whom and all the things to be contacted, वो सभी डायरेक्शंस में बताया हुआ है। चैप्टर 5 में प्रोहिबिशंस प्रोहिबिशंस एंड रेस्ट्रिक्शंस ऑन लोकेशन, किस लोकेशन पे एक फैक्ट्री या इंडस्ट्री या कैसे लगा सकते हैं, क्यों वहां पे दूरी देना है, व्हाट इज द प्राइम इम्पोर्टेंस, और वो फैक्ट्री के कैटेगराइज की वजह से कहाँ पे लगा सकते हैं, ऐसे सभी चीज बताया हुआ है। चैप्टर 6 में सैंपल्स कैसे कलेक्ट कर सकते हैं, एफ्लुएंट हो, एयर पोल्यूशन सैंपलिंग हो,
है ना, और वाटर सैंपल्स हो वो कैसे कलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद में चैप्टर 7 में सर्विस ऑफ नोटिस, वो तो है। फिर चैप्टर 8, उसमें प्रोसीजर फॉर सबमिशन ऑफ सैंपल, ये सैंपल कलेक्ट करने वाले एजेंसी का है, मेजरली इट विल कवर फॉर देम। और कैसे लैब रिपोर्ट देना, उसका फॉर्मेट कैसे हो जाना चाहिए, सो ऑल दीज थिंग्स विल कवर। चैप्टर 9 में फंक्शंस ऑफ एनवायरमेंटल लेबोरेटरीज, जो लैब्स टेस्टिंग करेगा, दोज दे विल पब्लिश द रिपोर्ट, क्योंकि ऑल शुड बी सब नेशनल ब्यूरो ऑफ NABL, नेशनल एक्रेडिटेशन बोर्ड फॉर लैब्स, उनके माध्यम से जो अप्रूव्ड हुआ लैब्स है, और उनके क्या रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसे रहना चाहिए, सो ऑल दीज डिटेल्स आर बीन मेंशन्ड हियर। उसके बाद चैप्टर 10 में क्वालिफिकेशन ऑफ गवर्नमेंट एनालिस्ट, बिकॉज यही है हु कैन अप्रूव और विथस्टैंड और विथहेल्ड, तो जो पावर्स है इनका, क्या पावर्स इनके पास कर सकते हैं, सो ऑल दिस डिटेल्स उस पर मेंशन हुआ है। फिर चैप्टर 11 में मैनर ऑफ गिविंग नोटिस, तो ये नोटिस जो है गवर्नमेंट से, जो फैक्ट्री या यूजर है, वो यूजर के पास कैसे एक नोटिस जा सकते हैं कि यू आर इधर, कैसे हो सकता है यू आर पोल्यूटिंग मोर और पोल्यूटिंग लेस, तो कैसे हो जाएगा, मैनर ऑफ नोटिस। फिर है फर्निशिंग ऑफ इंफॉर्मेशन टू अथॉरिटीज, वो है चैप्टर 12 में। फिर चैप्टर 13 में प्रोहिबिशन एंड रिस्ट्रिक्शन ऑन हैंडलिंग ऑफ हजार्डस सब्सटेंस, तो हजमत और उनके डीलिंग्स और उनके मैनेजमेंट, तो सभी इसी में आएगा चैप्टर 13 में। फिर चैप्टर 14 में सबमिशन ऑफ एनवायरमेंटल स्टेटमेंट, तो ईयरली वंस द एनवायरमेंटल स्टेटमेंट हैज टू बी सबमिटेड, तो मोस्टली बाय जुलाई मंथ में सब लोग सबमिट करते हैं, एंड दैट इज द टाइमलाइन फॉर इट। तो कैसे सबमिट कर सकते हैं, क्या क्या डिटेल्स उस पर रहना है, सो ऑल दीज डिटेल्स आर गिवन ऑन चैप्टर 14। So these are like simple headings, headlines only as I have provided here. इसके अंदर में rules है, rules अभी पूरे पढ़ने के लिए टाइम नहीं है, I'm just giving you the glimpse over it. उसके बाद ओजोन डिप्लीशन सब्सटेंस रूल्स 2000, तो ये इसलिए बनाया था कि ओजोन डिप्लीशन किस किस माध्यम से हो रहा है वो रिसर्च करने के लिए, जैसे मानिए CFCs, हैलॉन्स, ODS, है ना, मेथिल क्लोरोफॉर्म्स, SFCs, ऐसे बहुत सारे कारण है, कारणीय है, उन जिस माध्यम से ओजोन में होल आने का चांसेस है, और जिस मटेरियल को कम करने से विथ रिस्पेक्ट टू O3 रीजनरेशन का भी क्या कर सकते हैं, दैट इज ऑल्सो बीन टोल्ड हियर। नेक्स्ट विल बी अवर कोस्टल रेगुलेशन जोन नोटिफिकेशन 2018, तो ये जो है चार CREZs बना हुआ है। CREZ इज कोस्टल रेगुलेशन जोन, okay, CREZ is coastal regulation zone. CREZ 1 means it is ecologically sensitive area, जैसे मानिए मैंग्रोव फॉरेस्ट है, कोरल रीफ है, सॉल्ट मार्शल है, टर्टल नेस्टिंग ग्राउंड है, और इंटर टाइडल जोन है ना, तो उस एरिया पे क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते हैं, उनके लिए अलग अलग रूल्स बना दिया है। ओके, नेक्स्ट इज कोस्टल रेगुलेटरी जोन 2, दैट इज एरिया क्लोज टू द शोर लाइन, मगर डेवलपमेंट हुआ है, विच हैव बीन डेवलप्ड। फॉर एग्जाम्पल आप ये बता सकते हैं कि लाइक चेन्नई सिटी या विशाखापट्टनम सिटी, दे आर ऑन द शोर लाइन, मगर पूरे डेवलप हो गया है, right? Just for an example, I'm considering. Next is coastal regulatory zone 3. Coastal areas that are not substantially built up. पूरे डेवलपमेंट नहीं हुआ है, बट रूरल एरिया में है। ओके, बहुत सारे विलेजेस ऐसे हमारे शोर लाइन पे है। ओके, राइट। नेक्स्ट इज कोस्टल जोन 4, सो वाटर एरिया फ्रॉम लो टाइड लाइन टू द लिमिट ऑफ टेरिटोरियल वाटर ऑफ इंडिया, सो LTL में है। सो टाइड्स में लो टाइड लाइन, हाई टाइड लाइन बोल के दो लाइन होगा, बिकॉज उतने लेवल तक ऊपर नीचे उस टाइड ने आ सकते हैं करके, सो उस लाइन से कनेक्टेड और हमारे टेरिटोरियल वाटर्स में लिमिट ना हो जाना चाहिए, तो ऐसे वाले एरिया पे क्या कर सकते हैं। सो दीज 4 मेजर कोस्टल रेगुलेटरी जोन्स हैव बीन फॉर्म्ड, एंड मेनी रूल्स इसी के माध्यम से बताया हुआ है। नेक्स्ट इज विथ रेस्पेक्ट टू एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट 2001, तो ये सिंपल है, नाम में ही है, एनर्जी सेव करना है ना, एनर्जी कंजम्पशन को भी कम करना है, तो कम करने के लिए स्टैंडर्ड्स ले आना है, एनर्जी मेजरमेंट्स लेना है, और एनर्जी मेजरमेंट में एफिशिएंसी ले आना है, और एनर्जी प्रोडक्शन में भी एफिशिएंसी ले आना है, और एनर्जी कंजर्वेशन कोड्स
कमर्शियल बिल्डिंग को कैसे कर सकते हैं, और अलग अलग जैसे इंडस्ट्रीज, रेसिडेंशियल्स, उन सब में भी कैसे कर सकते हैं, ये सब बना हुआ है। और इसके अंदर में जो स्टैट्यूटरी बॉडी बनाया है वो है हमारा ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी, BEE, जिसमें से हमको सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस आ रहा है विथ रिस्पेक्ट टू एनर्जी कंजर्वेशन। नेक्स्ट विल बी बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट 2002। तो ये इसीलिए बना हुआ है बिकॉज ऑफ CBD और नागोया प्रोटोकॉल। तो उसके माध्यम से अगर देखेंगे तो मेनली दिस हैज बीन फॉर्म्ड टू चेक बायोपायरेसी, है ना। तो मोस्टली थिंकिंग ऑफ लाइक इलीगल क्लोनिंग, है ना, इलीगल रिसर्च एंड डेवलपमेंट, और जैसे मानिए गैप ब्रिजिंग विथ अदर काइंड्स ऑफ DNA, है ना। सो ऐसे बहुत सारे इलीगल आइटम्स जो बायोपायरेसी बोलते हैं वो भी प्रोटेक्ट करना है, चेक भी करना है, उसको नहीं करने के लिए अलाउ भी करना है। लोकल ग्रोअर्स, है ना, 3 स्टार स्ट्रक्चर भी हो जाना चाहिए विथ रिस्पेक्ट टू और लोकल कमिटीज। तो उन सभी चीजों में हमने ध्यान रखना चाहिए, और इस एक्ट उसको ओवर गवर्न कर रहा है। एंड नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी NBA भी एस्टैब्लिश हुआ है इसी के माध्यम से, और स्टेट बायोडाइवर्सिटी बोर्ड्स भी है, SBPS, और बायोडाइवर्सिटी मैनेजमेंट कमिटीज भी है, BMCS। तो ये सारे स्टैट्यूटरी बोर्ड है, इनके नीचे में बना हुआ है। एंड नेक्स्ट विल बी शेड्यूल्ड ट्राइब्स एंड अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट ड्वेलर्स एक्ट 2006, है ना। तो ये शेड्यूल्ड ट्राइब्स एंड अदर फॉरेस्ट ड्वेलर्स एक्ट में 2006 में क्या बताया हुआ है, देर आर लाइक बहुत सारे जंगल में रहने वाले लोग भी है, शेड्यूल्ड ट्राइब्स, फॉरेस्ट ड्वेलिंग शेड्यूल्ड ट्राइब्स और फॉरेस्ट ड्वेलर्स, है ना। जस्ट अ मिनट, लाइक जस्ट अ मिनट। या सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस। तो इस एक्ट के माध्यम से जो भी जंगल में रहने वाले शेड्यूल्ड ट्राइब्स और फॉरेस्ट ड्वेलर्स जो है, उनको बहुत सारे जनरेशन में उसी जगह पे रहते होंगे, तो उनके माध्यम से और ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्ट्री भी इसके साथ आके क्या कर सकते हैं, उन्होंने क्या नहीं कर सकते हैं, सस्टेनेबल यूज के लिए क्या कर सकते हैं, बायोडाइवर्सिटी मेंटेनेंस उनके माध्यम से कैसे मेंटेन होगा, है ना। तो ये सारे चीज उनमें से बता रहे हैं। और उनको सिर्फ ये नहीं है, और भी टाइटल राइट्स दे रहे हैं, यूज राइट्स दे रहे हैं, रिलीफ एंड डेवलपमेंट राइट्स दे रहे हैं, फॉरेस्ट मैनेजमेंट राइट्स दे रहे हैं। तो ये मेजर 4 राइट्स दे रहे हैं इस एक्ट ने, ये फॉरेस्ट ड्वेलर्स जैसे ट्राइबल पीपल जो है उनके लिए। और इनके इन 4 राइट्स के साथ भी और भी नेक्स्ट जो लेवल का है वो है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट 2010। तो ये इसीलिए हुआ था बिकॉज ऑफ और रियो समिट इन 1992। किसके लिए? बिकॉज ऑफ हमारे जितने भी एनवायरमेंटल पोल्यूटेंट्स हैं और एनवायरमेंटल डैमेजेस को कैसे निवारण कर सकते हैं करके, दिस वाज फ्रेम्ड आफ्टर अवर रियो समिट ऑन एनवायरमेंटल सेफ्टी ऑन 1992। तो ये जो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट जो है, आर्टिकल 21 से भी अग्री होता है विद रिस्पेक्ट टू आवर कॉन्स्टिट्यूशन, क्योंकि इट्स अ राइट टू अ हेल्थी एनवायरनमेंट फॉर इट्स सिटीजन्स। तो कॉन्स्टिट्यूशन में एक लाइन है कि इट्स अ राइट टू हैव अ हेल्थी एनवायरनमेंट फॉर द सिटीजन्स ऑफ द इंडिया। तो ये कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल नंबर 21 के साथ भी ये मैच हो रहा है। एंड NGT शॉर्टली कॉल्ड एज नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। तो NGT क्या करता है? मिनिमम विद इन 6 मंथ्स ऑफ देयर अपील ये केस हमारे कोर्ट में प्रेजेंट हो जाना ही चाहिए। एंड ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन ऑन मैटर्स
तो सब्सटेंशियल क्वेश्चंस ऑफ द एनवायरनमेंट, किसी प्रकार से भी एनवायरनमेंट का क्वेश्चन आएगा या क्वेरी आएगा या एनी कंसर्न्स आएगा, देन नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट कैन एक्ट ऑन इट. सो इट हैज फुल अथॉरिटी टुवर्ड्स इट. इसी के इतना माध्यम से थ्रू इसको बना दिया था. ओवर पावर इट हैज बीन गिवन. नेक्स्ट विल बी द कंटिन्यूएशन, क्योंकि ये 7 एक्ट के साथ रिलेट हो रहा है विथ रेस्पेक्ट टू सिविल केसेस. कैसे? बिकॉज मैं ऑलरेडी बता दिया था कि दिस वाज फॉर्म्ड, एज आई टोल्ड यू, दिस वाज फॉर्म्ड आफ्टर अवर रियो समिट 1992, और ये आर्टिकल 21 से भी ये कनेक्टेड है. तो ऐसे हेल्थी एनवायरनमेंट के माध्यम से कॉन्स्टिट्यूशन में भी लिखा हुआ है. सो इट ऑल्सो कनेक्ट्स विथ ऑल दवर लीगल लेजिस्लेटिव एक्ट्स दैट हैव बीन ऑलरेडी फॉर्म्ड. किस किस में? द वाटर एक्ट में कनेक्टेड है, एयर एक्ट में कनेक्टेड है, वाटर सेस एक्ट में कनेक्टेड है, वाटर फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट में कनेक्टेड है, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट में कनेक्टेड है, पब्लिक लायबिलिटी इंश्योरेंस एक्ट पे, और फिर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट पे कनेक्टेड है. तो इन 7 केसेस में कहीं भी सिविल केस होगा तो उन सिविल केसेस में ये एनजीटी भी कनेक्ट हो जाएगा. ओके. एंड इनके साथ भी 2 एक्ट इसमें से दूरी रखा है विच इज नॉट कनेक्टेड हियर, और वो दोनों है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 और एससी एंड अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट ड्वेलर्स एक्ट 2006, एफआरए, है ना, फॉरेस्ट राइट्स अथॉरिटी. तो ये दोनों किस लिए माध्यम हुआ है? बिकॉज उन दोनों का अलग अलग जुरिस्डिक्शंस और केसेस वगैरह हैंडल करने का बॉडीज है, स्टैट्यूटरी बॉडीज. तो वो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल में इंक्लूड नहीं किया जाए. तो इसी के वजह से ऐसे हुआ है. तो किसी माध्यम से भी एनजीटी अगर डिसीजन लिया that it can be done like this करके, it is not a final word. It can be stated against with respect to High Court and Supreme Court also, है ना. तो जो लास्ट स्टेटमेंट करके एनजीटी का स्टेटमेंट नहीं होगा, इफ यू वांट टू चैलेंज इट कैन गो, मगर प्रोवाइडेड आप चैलेंज अगर करना चाहते हैं, यू शुड हैव द ऑल रिक्वायर्ड एविडेंसेस एंड प्रूफ फॉर योर चैलेंज, बिकॉज वो हाई कोर्ट्स एंड सुप्रीम कोर्ट्स में बात करना ही चाहिए. So that is the thing with respect to National Green Tribunal. Next will be Compensatory Afforestation Fund Act, है ना, CAF Act 2016. तो ये इसीलिए हुआ है, नाम पे पूरे बता दिया, कॉम्पनसेटरी अफॉरेस्टेशन. तो फंड भी चाहिए पहले, और जहां जहां पे डिफॉरेस्टेशन किया था उसको कॉम्पनसेटरी करने जैसे अफॉरेस्टेशन करना जरूरी है, उसी के लिए फंड लेके इसको अफॉरेस्टेशन को आगे ले जाना है. सो दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. एंड एज पर द रूल्स, इसमें 90% ऑफ द CAF अमाउंट इज टू बी गिवन टू द स्टेट्स, while 10% is retained by the center, है ना. तो ये सिंपल के सोल्यूशन है कि कहाँ कहाँ पे आप विथ रिस्पेक्ट टू इंडस्ट्री, लैंड डेवलपमेंट, एग्रीकल्चर, इन सभी चीजों की वजह से जहाँ जहाँ पे डिफॉरेस्टेशन होगा उसको कॉम्पनसेटरी अफॉरेस्टेशन कहीं ना कहीं करना ही है. उसके लिए फंड अलोकेट करके उस फंड को स्टेट्स को भी दे रहे हैं 90% ऑफ द अमाउंट, और उसके बाद 10% ऑफ द अमाउंट इट हैज बीन केप्ट बाय द सेंटर फॉर नेक्स्ट लेवल ऑफ डेवलपमेंट, इसी के लिए. और कॉम्पनसेटरी अफॉरेस्टेशन क्या होता है? सिंपल है. अगर जो भी एक फॉरेस्ट का लैंड नॉन फॉरेस्ट एरिया जैसे बने विथ रेस्पेक्ट टू एग्रीकल्चर, with respect to any industry, with respect to any infrastructure development like roads, bridges, है ना, ऐसे कोई होने से क्या होगा, फॉरेस्ट लैंड अभी नॉन फॉरेस्ट लैंड हो गया, तो उस नॉन फॉरेस्ट लैंड जैसे दूसरा कहीं जगह पे एक नॉन फॉरेस्ट लैंड को फॉरेस्ट लैंड हमने कन्वर्ट करना है. सो दैट इज द थिंग, और उसके लिए ये करते हैं. ओके. सो दिस वेर लाइक इम्पोर्टेंट जो लेजिस्लेशन फीचर्स है हमने इसी पे देखा था. सो MOEF हमारा मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट्री एंड क्लाइमेट चेंज मेजरली 2 चीजों के ऊपर ध्यान दे रहा है. फर्स्ट वन इज एनवायरनमेंट, सेकेंड वन विल बी फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ. और एनवायरनमेंट के माध्यम से 4 में ध्यान दे रहा है. एक है बायोडाइवर्सिटी, सेकेंड विल बी क्लाइमेट चेंज, थर्ड विल बी पोल्यूशन, और फोर्थ इज वेस्ट मैनेजमेंट. क्योंकि ये वेस्ट मैनेजमेंट के माध्यम से बहुत सारे पोल्यूशन को हम रोक सकते हैं. तो यू कैन प्रिवेंट द पोल्यूशन बाय मींस ऑफ कंट्रोल्ड वेस्ट मैनेजमेंट प्लान.
है ना. सो दैट इज ऑल्सो गुड वन. एंड विथ रिस्पेक्ट टू फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ, फॉरेस्ट पे अलग कंसंट्रेशन दे रहा है, वाइल्ड लाइफ में अलग फॉरेस्टेशन कंसंट्रेशन दे रहा है. सो दीज आर लाइक द मेजर डाइवर्सिटीज एंड डिविजन्स विथ रिस्पेक्ट टू एमओईएफ. और इसके अंदर में एक एक स्टैट्यूटरी बॉडी और डिपार्टमेंट्स, है ना, हमारा इवन आईएफएस, इंडियन फॉरेस्ट्री सर्विस, वो सभी भी इसी में आएगा. ओके, राइट. सो देन कम्स द इम्पोर्टेंट क्वेश्चन. एक फैक्ट्री या जो भी होगा, उनको सबसे पहले एस्टैब्लिश करने के लिए कंसेंट देना है ना. सो तो दो टू इम्पोर्टेंट कंसेंट्स आर कमिंग इन. वन इज कंसेंट टू एस्टैब्लिश, उसके बाद कंसेंट टू ऑपरेट, है ना. तो कंसेंट टू एस्टैब्लिश वो क्या है, जब भी एक नया इंडस्ट्री चालू कराएंगे, नया एस्टैब्लिशमेंट चालू करेंगे, तो किस तरीके का एस्टैब्लिशमेंट है और उसमें से क्या क्या पोल्यूटेंट्स आएगा, ओके, हाउ मच विल बी द क्वांटिटी, ये सभी बता के पहले कंसेंट टू एस्टैब्लिश ये परमिशन लेना जरूरी है. इट नीड्स टू बी obtained फ्रॉम स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड. सो वो लेने के बाद ही वहां पे बिल्डिंग या जो भी कंस्ट्रक्शन जो फैक्ट्री है वो चालू कर सकते हैं. ओके, सो दैट इज फर्स्ट इज कंसेंट टू एस्टैब्लिश. उसके बाद चालू होगा, वंस पूरे कंस्ट्रक्शन होने के बाद अभी ऑपरेशन चालू होगा, देन यू हैव योर कंसेंट टू ऑपरेट विल कम. तो कंसेंट टू ऑपरेट में क्या है, I mean, I just wanted to share one more thing with respect to consent to establish. ये consent to establish में ये भी detail आएगा, I mean before establishing, like कितने फ्लोरा एंड फौना एरिया अफेक्ट हो जाएगा इस एस्टैब्लिशमेंट आने से, वहाँ पे क्या आसपास एंडेंजर्ड स्पीसीज है, स्पीसीज मतलब प्लांट्स भी हो सकता है, एनिमल्स भी हो सकता है, उनको क्या रिप्लेसमेंट प्लान है आपके पास, है ना. अगर वो गवर्नमेंट से थ्रू हो सकता है, इफ इट इज ओके. अगर आपने प्राइवेटली लेना चाहेंगे तो क्या मेजर्स लेंगे, एंड इज इट एक्चुअल एज पर और लीगल लॉस और नॉट, वो सभी रिव्यू करेगा हमारे कंसेंट टू एस्टैब्लिश में. एंड नॉट ओनली दैट, कहीं जगह पे फॉरेस्ट एरिया है, फॉरेस्ट एरिया क्लियर करना होगा तो उसके लिए अलग से परमिशन चाहिए. और उसके साथ में कहीं वाटर बॉडी है, लाइक अ रिवर और लेक और पॉन्ड और अंडरग्राउंड एक्यूफर्स, तो ऐसे कई वाटर सरफेस वाटर बॉडीज अगर है, तो वो वाटर बॉडी को क्या होगा, एंड व्हाट विल बी द ऑप्टिमम यूसेज ऑफ योर वाटर रिसोर्स ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन. तो ये सारे चीज बता के ही आपने कंसेंट टू एस्टैब्लिश ले सकते हैं. ओके, सो दैट इज विथ रिस्पेक्ट टू एस्टैब्लिशमेंट. फिर आएगा हमारा कंसेंट टू ऑपरेट. तो ऑपरेट में सिंपल है, आपके ऑपरेशन के वजह से क्या, फर्स्ट ऑफ ऑल वेन एवर यू ऑपरेट क्या होगा, वी विल एमिट समथिंग, है ना. तो एमिशन का क्या लेवल है, क्या क्या चीज एमिट हो जाएगा, इधर इट थ्रू एयर एमिशन एज वेल एज वाटर में से एफ्लुएंट. तो एयर एमिशन और एफ्लुएंट क्या क्या होगा, तो इस पे पहले क्लैरिटी आपने गवर्नमेंट को बताना चाहिए विथ रिस्पेक्ट टू क्वांटिटी ऑफ वेस्ट दैट इज बीन जनरेटेड. ऑल्सो इसमें से हजारस वेस्ट कितना होगा, ई वेस्ट की क्वांटिटी कितना होगा, वो भी बताना जरूरी है. एंड इन सभी क्वांटिटी आप जैसे डिक्लेयर करते हैं, इसको रख के, एंड हु विल बी योर ऑथराइज्ड डिस्पोजल एजेंसी फॉर दिस वेस्ट, तो ये भी बताने के बाद में आप क्या करेंगे, देन इसको कंसेंट टू ऑपरेट का परमिशन लेंगे. पहले क्या दे रहा था, एयर कंसेंट वाटर कंसेंट दोनों अलग अलग दे रहे थे, अभी कंबाइन हो गया है एक ही जगह, एक ही कंटिन्यूअल डॉक्यूमेंट में एयर एंड वाटर कंसेंट दे रहे हैं. ओके, मेनी स्टेट गवर्नमेंट्स हैव स्टार्टेड लाइक दैट. तो ऐसे दिया जाएगा. उसके साथ में हजारस वेस्ट, हजारस सब्सटेंस मैनेजमेंट कंसेंट भी है, ई वेस्ट मैनेजमेंट और हैंडलिंग कंसेंट भी है, ई वेस्ट हैंडलिंग. तो ऐसे कितने तरीके का एमिशंस और एफ्लुएंस वगैरह रिलीज हो रहा है, उन सारे का रियल एस्टिमेटेड क्वांटिटी आपने बताना होना चाहिए. एंड सिर्फ बताने से नहीं होगा, आपके पास या एज अ यूजर आपके पास ये एमिशंस अगर हो रहा है, इसको मॉनिटर करना, क्वांटिटी मैच करना बहुत इंपॉर्टेंट टास्क है. ऐसा नहीं है कि फॉर एग्जांपल आपको ये भी बता देगा कि ऑपरेट में कंसेंट टू ऑपरेट में हाउ मच वाटर यू विल कंज्यूम पर डे.
some factories are like consuming more than 100 kl per day. Per day, मैं per month नहीं बता रहा हूँ, per day 100 kl per day. तो ऐसे अगर कंज्यूम करेगा, so where will be the water source? तो बाहर से लेंगे तो या अंदर आपके बोरवेल से लेंगे या कोई वेल कनेक्शन है ना? तो हाउ यू विल मेजर द 100 kl और 100 kl रिडक्शन करना क्या पॉसिबल मेजर्स है ना? और ये 100 kl बता के फिर आपने 200 kl अनअकाउंटेड कंजम्पशन नहीं करना चाहिए. So that is also responsibility as a user from your end. And also जैसे मानिए एमिशंस जितने हो रहा है उस एमिशंस को कंट्रोल करना और रिड्यूस करना भी पहले प्रिवेंट करना है. इमिशन ही नहीं आना चाहिए. अगर नहीं हो पा रहे हैं देन यू नीड टू कंट्रोल इट एंड नीड टू कीप इट विद इन द स्पेसिफाइड लिमिट्स ऑफ द गवर्नमेंट पीसीबी वैल्यूज. ओके, सो पीसीबी डिक्लेयर्ड वैल्यूज, सो उनके माध्यम से आप आपका कंसेंट को एस्टेब्लिश कर सकते हैं. क्योंकि ये कंसेंट जो दे रहे हैं ये 4 कैटेगरी से दे रहे हैं. रेड कैटेगरी, ऑरेंज कैटेगरी, ग्रीन कैटेगरी और वाइट कैटेगरी. और ये इस कैटेगरीज में दे रहे हैं बेस्ड ऑन आवर इंडस्ट्रीज और पोल्यूशन इंडेक्स स्कोर. वो क्या होगा? इट इज अ स्कोरिंग सिस्टम. वो कैसे देगा हाउ मच पोल्यूटेंट दे विल डू वर्सेस हाउ मच डैमेज दे कैन डू फॉर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम. सो वही वो एक इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट EIA का एक सिंपल KPI है. ठीक है ना? सो विद दैट इन कंसेंट, तो रेड कैटेगरी जो है 5 जैसे फैक्ट्रीज के लिए 5 साल का ही कंसेंट मिलेगा, कंसेंट टू ऑपरेट. एंड उनके PIS होगा 60 एंड अबव. 60 एंड अबव वाले PIS को ऐसे फैक्ट्रीज को रेड कैटेगरी बताते हैं. एंड दे विल हैव अ वैलिडिटी ऑफ 5 years ऑन द कंसेंट. और नेक्स्ट जो है 30 to 59 होगा, उसको हम ऑरेंज कैटेगरी इंडस्ट्रीज बताते हैं. एंड दे विल हैव अ कंसेंट फॉर 10 years. और फिर PIS 15 to 29 में जो होगा उनको हम ग्रीन कैटेगरी बताते हैं, उनको ग्रांट होगा 15 years. और फिर लेस देन 15 PIS है उनको हम वाइट कैटेगरी फैक्ट्रीज या इंडस्ट्रीज बताते हैं, उनको हम एडिशनल 2 years वैलिडिटी भी देते हैं, लाइक 15 + 2 17 years देते हैं. सो इंडस्ट्रीज ऐसे मानिए एक बार कंसेंट मिल गया और वही हो गया करके नहीं है, उनको रिन्यू भी करना है मल्टीपल टाइम्स. ये रेड कैटेगरी में रिव्यू हमको 5 साल इसीलिए दे रहे हैं सो दैट इट इज कंटिन्यूसली मॉनिटर्ड और रिन्यू होगा, सो दैट द गवर्नमेंट ऑल्सो विल नो दैट दिस इज अ रेड फैक्ट्री, रेड कैटेगरी फैक्ट्री विथ लॉट ऑफ एमिशंस ऑन इट. है ना? तो दैट इज वन थिंग. नेक्स्ट विल बी ये इंडस्ट्रीज जो है 4 कैटेगरी जैसे पोल्यूशन की वजह से भी डिफाइन हुआ है. रेड अगर है और जैसे हमने ऑलरेडी 4 तरीके से बता दिया था, रेड, ऑरेंज, ग्रीन एंड वाइट. तो इसी में वाटर बॉडी से कितनी दूर रहना चाहिए, रेसिडेंशियल एरिया से कितनी दूरी रहना चाहिए, देयर लोकेशंस आल्सो इट नीड्स सम प्लेस इंपॉर्टेंट रोल. तो रेड अगर फैक्ट्री है तो इट इज अ हाई पोल्यूटिंग फैक्ट्री और इंडस्ट्री. तो मिनिमम 500 मीटर अवे फ्रॉम द वाटर बॉडी एंड सेटलमेंट्स, मिनिमम 500 मीटर्स. तो इसलिए ये से मोस्ट पोल्यूटेंट जो कंपनीज वगैरह होगा वो कहीं आउटर साइड में कहीं होगा. ओके, एंड इट विल नॉट बी नियरली इन एनी वाटर बॉडी नियर बाई. और ऑरेंज जो है वाटर बॉडी से 75 मीटर मिनिमम दूरी रहना है. एंड एफ्लुएंट डिस्चार्ज मिनिमम नहीं रहना चाहिए, अगर है तो 30 मीटर क्लियरेंस और भी बढ़ना चाहिए. ओके, देन रेसिडेंशियल एरिया से 200 मीटर्स दूरी रहना है. और फिर है ग्रीन. ग्रीन में 30 मीटर्स फ्रॉम वाटर बॉडी एंड 100 मीटर फ्रॉम रेसिडेंशियल एरियाज. वाइट में सब्जेक्ट टू रेस्ट्रिक्टिव रेगुलेशंस अगर है तो, अगर नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, कहीं भी बना सकते हैं. एंड नॉट ओनली दैट, तो क्या होगा जब एक बार दे दिया तो अपना टाइमलाइन के सामने है. और टाइमलाइन के बाद ये जितने वेस्ट हुआ है कैसे डिस्पोजल किया है, ऑथराइज्ड डिस्पोजल एजेंसी से थ्रू किया है कि नहीं, ऐसा यूजर मेरे पास पूरे डॉक्यूमेंटेड एविडेंस हो जाना जरूरी है. बिकॉज मुझे एनवायरमेंटल स्टेटमेंट देते समय टू whom आई हैव डिस्पोज्ड माय वेस्टेस, सो दैट ऑल्सो आई नीड टू डिक्लेयर. है ना? बिकॉज या है ना, क्योंकि एनवायरमेंटल क्लियरेंस तब भी मिलेगा एनवायरमेंटल स्टेटमेंट बराबर रखने से.
और एनओसी अपडेशन और रिन्यूअल तब भी होगा तब पूरा एनुअल रिपोर्ट्स सबमिट होने के बाद। और इसमें से कोई भी चेंजेस नहीं रहना चाहिए लेसर वैल्यू के लिए। अगर कंसर्न में जैसे वैल्यूज पोल्यूशंस बता हुआ है, इन केस ऑफ रिडक्टेड वैल्यू, देन आपके पास पूरे डॉक्यूमेंटेड एविडेंस होना चाहिए कि हाउ यू हैव रिड्यूस्ड योर वेस्ट, क्या क्या इंस्टॉलेशंस किया, how you planned your capex and opex accordingly on the factory or industry to bring down the waste। तो ऐसे सारी चीज इसमें रखना चाहिए। नेक्स्ट विल बी लाइक स्टेट ड्यूरिंग रिनोवेशन, है ना, और अपडेशन ऑफ द कंसेंट। स्टेट पीसीबी के पास सारे पावर्स है रिन्यू करना या होल्ड करना या रिजेक्ट करना, है ना। और अगर रिजेक्ट करना है तो उनके पास सारे बैकअप्स भी होगा, लाइक नॉन कंप्लायंस, किस किस पे नॉन कंप्लायंस है, नॉन कंप्लायंस की वजह से या वायलेशन अगर हो सकता है, ज़्यादा वाटर इनटेक या नेचुरल रिसोर्स कंजम्पशन हो सकता है, और ज़्यादा कंसर्न में दिखाए जैसे ज़्यादा से ज़्यादा और भी एमिशंस बाहर दिया हो सकता है, सो दैट इज अ वायलेशन। और फिर फेलियर टू कंप्लाई विद एनवायरमेंटल क्लियरेंस, एमओएफ से क्लियरेंस ही नहीं मिला होगा और काम चालू कर लिया। नेक्स्ट, चेंज इन प्रोसेस और ऑपरेशन। क्या स्टेप आपने बताया था, क्या प्रोसेस आपने बताया था कंसेंट टू एस्टेब्लिशमेंट में, तो सेम ही आपने यहाँ पे प्रोसेस करना है। अगर चेंज कर रहे हैं देन यू नीड टू अपडेट द कंसेंट टू ऑपरेट, बस उतना ही है, बिकॉज द एमिशन विल बी डिफरेंट, the value will be different, so it needs to be updated in the portal। और फिर एक्सीडेंटल डिस्चार्ज और इमरजेंसी डिस्चार्जेस के लिए वो भी प्लान करके रखना है। एंड लीगल एंड फिनेंशियल नॉन कंप्लायंसेस, फाइन मारना, और जैसे फाइन अगर पे नहीं किया तो ऐसे। और उसके बाद सबमिशन ऑफ फॉल्स इंफॉर्मेशन, कंसीलिंग मेजरली, है ना, कंसीलमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्राइम है। और इन माध्यम अगर कोई होगा कोई फैक्ट्री में इंडस्ट्री में, सो उनके कंसेंट टू ऑपरेट कैंसल किया जा सकता है। ओके। और इसमें से ट्रांसपेरेंसी इन्हांसमेंट के लिए और एफिशिएंसी इंप्रूवमेंट के लिए अभी क्या कर लिया था, ऑनलाइन पोर्टल बना दिया था। हर स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, इवन सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड भी उसको मॉनिटर कर सकते हैं, दैट एवरी कंसेंट इज रेज्ड इन अ पोर्टल नाउ। फीस भी वहीं पे मार सकते हैं। आई एम नॉट हैविंग सच डिटेल्स अबाउट व्हाट इज द पेमेंट फीस फॉर ईच ऑफ द कंसेंट, सो अगर वो मुझे मिलने से आई विल डेफिनेटली शेयर इट विथ यू गाइस। सो आई थिंक इट विल बी डिफरेंट फॉर ईच ऑफ द इंडस्ट्रीज। और क्या हाई एंड जैसे ओवर पोल्यूटिंग इंडस्ट्रीज के लिए अलग होगा, नॉन पोल्यूटिंग के लिए अलग होगा, सो डेफिनेटली देयर विल बी स्ट्रीमलाइंड प्रोसेस फॉर इट। तो इसीलिए उसके माध्यम से थ्रू ही अभी एनओसी अपडेट हो रहा है, कंसेंट टू ऑपरेट। एंड नॉट बिफोर दैट रिन्यूअल अगर बराबर टाइम पे नहीं करेंगे तो उसका भी फाइन और एक्स्ट्रा चार्जेस आएगा। लाइक 45 days to 120 days बिफोर एक्सपायरी करने से 25% ऑफ स्टैंडर्ड फी होगा, और 45 days बिफोर एक्सपायरी करने से 50% ऑफ फीस होगा, और एक्सपायरी होने के बाद करेंगे तो 100% ऑफ द फीस होगा। सो दीज आर एडिशनल चार्जेस। तो इसीलिए whenever the consent to operate is going to expire, before 4 months itself they will start renewing, so that सारी चीज कंट्रोल में है दिखाने के लिए। अगर अदरवाइज एडिशनल चार्जेस विल आल्सो कम। ओके, सो नॉट ओनली दैट, ये इसमें से कुछ कंपनीज का एग्जम्पशन भी दिया है। लाइक फॉर एग्जांपल किस माध्यम से, वाटर एक्ट, एयर एक्ट और हजारस वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स 2008, 131 कैटेगरीज ऑफ इंडस्ट्रीज को इसमें से एग्जम्पशन दिया है, दैट दे शुड नॉट रिक्वायर कंसेंट टू ऑपरेट फॉर ऑपरेशन। किन किन का है, मेजरली जो फैक्ट्रीज जो है नॉट मोर देन 1 crore ऑन प्लांट एंड मशीनरी, 1 crore के नीचे में अगर कोई इंडस्ट्री है प्लांट एंड मशीनरी में, अगर उनके इंडस्ट्री का इन्वेस्टमेंट जो है नॉट मोर देन 2 crore ऑन प्लांट एंड मशीनरी फॉर हॉइसरी यूनिट्स, हॉइसरी मतलब हमारा डाइंग, है ना, तो उनके यूनिट्स पे। ओके, देयर विल नॉट बी एनी डिस्चार्ज ऑफ ट्रेड एफ्लुएंट, कोई एफ्लुएंट नहीं है, कोई नॉइज नहीं है, कोई इंडस्ट्री का कोई पोल्यूशन नहीं है, कोई सीवर नहीं देंगे,
नो एमिशन, नो नॉइस एंड नो एफ्लुएंट इन किसी में भी नहीं है, देन दे आर आउट ऑफ द थिंग. And industry will not discharge any toxic or hazardous waste also, and will not handle any poisonous or hazardous chemicals. तो उनके प्रोसेस में भी हजारस केमिकल इस्तेमाल नहीं होना है, और हमारे डिस्चार्जिंग में भी नहीं हो जाना चाहिए. सो इफ ऑल द थिंग्स आर टेकन इनटू कंसिडरेशन, देन ये होगा कि दे डू नॉट रिक्वायर कंसेंट टू ऑपरेट. ओके. मगर ऐसे एक बार कंसेंट टू ऑपरेट नहीं देना चाहिए करके अगर डिसाइड हो गया, बट दैट डजंट मीन दैट उनके हमारे गवर्नमेंट एनालिस्ट ने ऐसे इसको छोड़ देगा. ओके. हमारे फैक्ट्रीज इंस्पेक्टर हो या कोई भी हो, अनअनाउंस्ड ऑडिट्स कर सकते हैं. एंड इफ दे फाइंड एनी ऑफ दीज माल प्रैक्टिसेस और कंसील्ड इंफॉर्मेशन, और उनको हेफ्टी फाइन मारेगा, फिर कंसेंट टू ऑपरेट लेने के लिए चार्ज करेगा. Okay, so these are like legalizations of everything. So with this, I'm just concluding here. So first of all, हमको एक clear cut clarity हो जाना चाहिए कि what are the legal requirements, क्योंकि we all live in the same environment where other living things are also living with us. Okay, उनको भी जैसे हमारा हक है safe environment, जैसे उनका भी हक है, right? एंड नेक्स्ट इज ओवर एक्सप्लॉयटेशन हमने प्रिवेंट करना है, और ओवर डिप्लीशन को भी प्रिवेंट करना है. एंड नॉट ओनली दैट, पोल्यूशन एंड हार्म टू द एनवायरनमेंट, उसको भी हमने रोकना चाहिए. सो विथ ऑल दीज कंसर्न्स, हमने ये एनवायरमेंटल सेफ्टी को अडॉप्ट करना जरूरी है. सो नॉट ओनली दीज थिंग्स, सो अपार्ट फ्रॉम दिस, ये लीगल और इनके टर्म्स हो गया. तो आफ्टर दिस इंडिविजुअली ISO 14001 है, एनवायरमेंटल मैनेजमेंट सिस्टम. सो उसमें क्या है, आपके प्रोसेस में कैसे एनवायरमेंटल सेफ्टी ले आ रहे हैं, और प्रोसेस डेफिनेशंस कैसे होगा, वो क्या, व्हाट आर ऑल द एमिशंस एंड पोल्यूटेंट्स दैट यू कैन क्रिएट, उसको क्या कंट्रोल फीचर है, उनको करने वाले को क्या ऑपरेशनल कंट्रोल्स आप दे रहे हैं. ऐसे EMS जो है मैनेजमेंट सिस्टम के बारे में बताएंगे. एंड इट इज नॉट अ कंट्रोलिंग फीचर. यस, इट कैन बी यूज्ड एज अ कंट्रोलिंग फीचर, मगर वो पोल्यूटेंट को रुकेगा नहीं. ओके, पोल्यूटेंट को कम नहीं करेगा, पोल्यूटेंट को रुकेगा नहीं, अनटिल अदरवाइज आपके एज अ यूजर आपके पूरे सिस्टम बदलेगा. या फॉर एग्जांपल आपने कोई नया लाइन ऑफ वर्क लेंगे, ओके, या मैनेजमेंट ऑफ चेंज लेके आपके कोई पूरे प्रोसेस बदलेंगे, सो दैट विल ब्रिंग डाउन द एमिशंस एंड पोल्यूटेंट्स के लिमिट को और कम करेगा. नॉट दैट विल ब्रिंग द मोर पॉजिटिव इफेक्ट. बट हैविंग ISO 14001, yes, it will give you all the management controls, but वो रिडक्शन ऑफ पोल्यूटेंट अगर करेगा करके अगर आप सोचेंगे, then yes, it will also give, but provided you need to stringently follow ISO 14001 very specifically in all the classes, then आपने वैल्यू आराम से रिड्यूस कर सकते हैं, बिकॉज उसमें कंटिन्यूअल डेवलपमेंट भी है ना, प्रोसेस मॉनिटरिंग भी है, ऑपरेशनल कंट्रोल्स भी है, राइट. सो एवरीथिंग हैज इट्स ओन, इवन कॉम्पिटेंस भी है, whoever operates it. So discharge, generation, everything, it can be controlled, it can be brought to a good level. So with this, I think I am concluding my session here. Thank you. Any questions, please ask. Yes, Palash Mandalji, you have raised your सर hand. सर मेरा ये जी. क्वेश्चन था, ये जो आप बोल रहे कि सेंट्रल बोर्ड और स्टेट बोर्ड, इन लोगों का जो CPCB है, ये रूल्स सर सेम होता है कि इन लोगों का अलग अलग होता है? नहीं, रूल्स जो है, सी, पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड एक ही है. अच्छा. वो बोर्ड में दो डिवीजन है, एक सेंट्रल का और एक स्टेट का. सेंट्रल ने क्या करता है, हर यूनियन टेरिटरी को गवर्न करता है, और जैसे लीगल लेजिस्लेशन अगर कोई पास करना होगा तो उनके लिए कोऑर्डिनेट करता है.
और स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड सारे स्टेट में इंडिविजुअली ऐड करता है, एंड दे हैव द मोन गवर्निंग अथॉरिटी। उस स्टेट के जितने भी फैक्ट्रीज होंगे, जितने भी इंडस्ट्रीज होंगे, उनको पूरे कंट्रोलिंग अथॉरिटी एसपीसीबी के पास है। एक्चुअली और सर मेरा एक क्वेश्चन और था, मान लीजिए कोई सर इंडस्ट्रियल में डब्ल्यूटीपी प्लांट है लेकिन उसमें उसका कोई डिपार्टमेंट नहीं है, तो उस पोजीशन में सेफ्टी ऑफिसर या तो सेफ्टी जो हेड होता है वो उसको सर हैंडल कर सकते हैं कि नहीं, कि इसके लिए आईएसओ लीड ऑडिटर का कोर्स करके वो वेरीफाई होना पड़ेगा, कि ऐसा कुछ है कि डब्ल्यूटीपी में क्या है, उनको ऑपरेटर तो हो जाने चाहिए डेफिनेटली। अगर ऑपरेटर है तो उनके पास सारे उसके रिलेटेड डिटेल्स रहेगा कि क्या उसमें रिजल्ट आ रहा है, एफ्लुएंट कितने जा रहा है, कि कितने क्लियरिंग हो रहा है, और वेदर इट इज एज पर आवर कंसेंट टू ऑपरेट और नॉट, सारे डिटेल्स उसी में आएगा। और सेफ्टी ऑफिसर जब आएगा फैक्ट्री के अंदर, इट्स नॉट ओनली रोल टू लुक इनटू द डब्ल्यूटीपी, उनको पूरे फैक्ट्री का एनवायरमेंटल कंप्लायंस, लीगल कंप्लायंस, वो भी देखना जरूरी है। So as part of verification of legal compliance, तो सेफ्टी ऑफिसर भी उसको ऊपर गवर्न कर सकते हैं, बट ओनली डब्ल्यूटीपी के लिए आदमी नहीं है तो सेफ्टी ऑफिसर भी वही देखेगा। दैट इज नॉट अ जॉब ऑफ अ सेफ्टी ऑफिसर। ओके सर, ओके, थैंक यू सर। Any other questions? आई होप सभी, संडे का रात है इसलिए सब साइलेंट है क्या? साइलेंट रहेगा तो जल्दी छोड़ देगा करके क्या राजकुमार जी? थैंक यू भक्ति जी, जी। सो आई होप दिस पर्टिकुलर सेशन आपको लीगल रिक्वायरमेंट ऑफ जैसे एनवायरमेंटल सेफ्टी के बारे में बहुत सारे चीज बताए होंगे, बट आई सिंसियरली रिक्वेस्ट ईच एंड एवरी वन ऑफ यू, प्लीज गो थ्रू दीज रूल्स एंड एक्ट्स ऑन योर ओन। जब टाइम मिलेगा, फ्री टाइम मिलने से एक बार पढ़िए। अभी फोन में भी है पीडीएफ, आराम से फोन में भी डाउनलोड कर सकते हैं, जस्ट यू कैन रिव्यू इट। और यू नो व्हेन इट विल हेल्प यू, यू मे नॉट नो, बट दीज थिंग्स डेफिनेटली विल हेल्प यू। और अगर एज एचएससी प्रोफेशनल आप बनना चाहेंगे, यू शुड बी वेरी स्ट्रांग इन लीगल रिक्वायरमेंट, वरना क्या होगा, एनीबडी कैन पुल आउट योर पॉइंट। अगर आपने लीगली स्ट्रांग है, देन नोबडी कैन पुल योर लेग। राइट? सो राजकुमार जी, ओवर टू यू प्लीज। राजकुमार जी, am I audible? हेलो सर। हाँ हाँ सर, सुनाई दे रहा है सर। हाँ सर, हाँ सर, ओके ओके, कोई आवाज नहीं आ रहा था ना, तो आई थॉट आई एम नॉट ऑडिबल टू यू। ओके, राइट। सो दैट इज द केस, आई थिंक राजकुमार सर इज नॉट अवेलेबल। हाँ सर, आई थिंक तो राजकुमार सर। या कहीं ट्रैवल में हो सकता है, सो नो इश्यूज। तो आई होप दिस सेशन वाज गुड वन टू यू। आई सिंसियरली होप दैट यू आल्सो गॉट बेनिफिटेड बाय इट। तो इसके इसके बाद में आपके राजकुमार जी, इसके लिए क्वेश्चंस शेयर किया जाएगा गूगल फॉर्म्स पे, so please do write about it and give your answers accordingly, है ना? And thank you so much for your participation. ओके सर, गुड नाइट सर। Good night, good night. गुड नाइट सर। और 5 दिन के बाद आइए जाइए और कहाँ से चांदा के मारे अब नियम बच्चा पास थोड़ा बहुत
और थोड़ा लेडीज मांगना था, मजा आ जाएगी लेडीज तो यहाँ कब है ना, मतलब ठीक है, लेडीज चला था मतलब एक ही है। चल जा सदाब।